नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महेश बर्नवाल भारत के भूगोल में अध्याय 4 को पढ़ेंगे, जो कि है आपका जलवायु। उसी का हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो उसमें जो है आज हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए, सामान्यतः भारत में मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत एवं पाकिस्तान में निम्न वायुदाब मतलब लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक पर्वत के पार पहुंच जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंबाकार निम्न दाबीय मेखला का निर्माण होता है, जिसे मानसून गर्त ट्रक कहते हैं। और इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी वैपानिक पवनें, जिनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं। जिस फेरल के नियम के अनुसार जब कोई हवा जो है इक्वेटर को पार करती है तो ऊपर आने के बाद वो क्या कहते हैं, इस तरफ मुड़ जाती है, मतलब कि दाएं तरफ। अगर वो दक्षिण से आएगी तो उत्तर की तरह जैसी क्रॉस करेगी तो इधर हो जाएगी, और इधर वाली जो हवा है वो लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। तो ये नियम था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और फेरल के नियम के अनुसार तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून का रूप ले लेती है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून, जो यहाँ से शुरू होता है, जैसा आपने सुना हुआ है। अब देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है। फिर 1 जून को चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक पहुंचता है। 5 से 10 जून के बीच कोलकाता एवं मुंबई को पहुंचता है, और 10 से 15 जून के बीच पटना, अहमदाबाद, नागपुर तक पहुंचता है, और 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में पहुंचता है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून जो है 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। कौन सी 2 शाखाएं? देखिए, एक शाखा है अरब सागरी शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी शाखा। तो जैसे ही मानसून भारत में आता है तो ये जो है 2 भागों में बढ़ जाता है। एक है अरब सागर वाली जो शाखा है, और एक जो है ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है। तो अब चलिए इनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे अरब सागर की मानसूनी पवनें जो इधर से आती हैं। ठीक है, इधर से जो आपका ये भाग है, इससे 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। एक हवा जो है इस तरफ और दूसरी जो है इस तरफ से। अब देखिए, अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसूनी पवनें आगे पुनः 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। तो जो हवा इधर वाली है वो भी अब 3 भागों में बढ़ जाएगी। देखिए, इसमें पहला है कि इसकी एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं, और ये पवनें पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। अतः ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री के पवनाभिमुखी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 150 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। अब देखिए, पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म होने लगती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है, और परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाम मात्र की वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया का क्षेत्र कहलाता है। इसको शैडो जोन भी कहते हैं। मतलब कि जैसे पहाड़ जो है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ रफ। जैसे पहाड़ है तो हवा जो है यहाँ से चढ़ते हुए तो ऊपर यहाँ चली गई, इधर वाले क्षेत्र में बारिश हो गई, लेकिन जैसे ही ये हवाएं यहाँ जाती हैं तो ये नीचे चली जाती है, जिससे गर्म हो जाती हैं। और गर्म होने के कारण क्या है कि पहाड़ के इस साइड वाला जो भाग है वो बारिश के बिना रह जाता है, और अच्छी खासी बारिश जो है सिर्फ इधर वाले क्षेत्र में हो पाती है। तो इधर वाला जो क्षेत्र है इसी को बोल रहा है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि पहाड़ की छाया के कारण यहाँ पे बारिश नहीं हो पाई। अगला देखिए कि अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती हैं। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। क्योंकि ये भी थोड़ा ऊपर जाएगी तो यहाँ से ये शाखा जो इधर से होते हुए इधर गंगा के मैदान में चली गई, और जो शाखा इधर से आती है जो इधर से होके, तो ये भी जाके इधर मिल जाती है। अब देखिए, आगे देखेंगे कि इस मानसून की जो तीसरी शाखा है वो सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है, और वहां से यह अरावली के साथ पश्चिमी राजस्थान को पार कर जाती है और बहुत ही गर्म वर्षा करती है। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा में भी यह बंगाल की खाड़ी से
आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है और ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रबल होकर पश्चिमी हिमालय जो विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। अभी हमने देखा अरब सागर का जो मानसूनी था उसको हमने पढ़ा। अब देखेंगे हम लोग बंगाल की खाड़ी की मानसून पवने को। देखिए बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के कुछ भागों से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है और यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत की उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभाव में दो भागों में बंट जाती है। इसकी एक शाखा जो है गंगा के मैदान के साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है और इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में पड़ती है और यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में गारो शिखर पर स्थित मासिन राम में वर्षा करती है जो विश्व के सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इधर पे जो है 3 पहाड़ आपको देखने को मिलते होंगे, गैरो, खासी, जैंतिया। तो यही 3 जो पहाड़ हैं इन्हीं के होने की वजह से जो है इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जैसा बताया गया कि इम्फाल में मेघालय में जो मासिन राम है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है पूरी दुनिया में। देखिए आगे देखेंगे कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है। इसके लिए भी 2 कारक उत्तरदायी है, कई बार पूछा जाता है। देखिए तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है, ठीक है, इस कारण से बारिश नहीं हो पाती वहां और यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। चलिए अब देखेंगे कि मानसूनी वर्षा की विशेषताएं क्या है, इनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए पहली विशेषता तो यह है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट की पवनाभिमुखी ढाल 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा करती है और इसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली भारी वर्षा के लिए वहां की पहाड़ियां और पूर्वी हिमालय उत्तरदायी है। तो देख सकते हैं पहाड़ों का कितना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश में बारिश के लिए। अगला देखिए समुद्र से बढ़ती हुई दूरी के साथ मानसूनी वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर होती है, जैसे ही थोड़ा पश्चिम की दिशा बढ़ा पटना में देखिए 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 और दिल्ली में 56। ऐसे ही पंजाब की तरफ बढ़ेंगे तो ये और कम हो जाएगा। अब देखिए चौथा पॉइंट कि किसी एक समय में मानसूनी वर्षा कुछ दिनों तक लगातार होती है तथा इनके बीच कुछ सूखे अंतराल भी हो जाते हैं। देखते होंगे बारिश लगातार होती है फिर थोड़ा देर रुक जाती है फिर होती है, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध उन चक्रवाती अवदाबों से है जो बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बनते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन अवदाबों की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक वितरण को निर्धारित करते हैं। देखिए आगे देखेंगे कि ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है जिससे बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपर्दन भी होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। आज भी हमारा देश जो है कृषि प्रधान है, मतलब मुख्य कृषि प्रधान ही है। मतलब अब जैसे बहुत पहले जो था आज़ादी के समय उससे तो लाख गुना आज बहुत बेहतर स्थिति हो चुकी है, लेकिन कृषि के लिए आज भी जो डिपेंडेंसी है वो बारिश के पानी से ज़्यादा होती है। देखिए मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में विस्तरित है। जैसे मान लीजिए आपका जो राजस्थान और गुजरात का कुछ एरिया है वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और जैसे आपका असम का जो क्षेत्र है मेघालय का वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है और साथ ही कई बार वर्षा सामान्य से समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खरीफ फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है, शीतकालीन फसलों के बोने में भी कठिनाई होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम पर्यावरण में देखेंगे। देखिए मानसून का निवर्तन मतलब वापसी, जिसको रिटर्निंग मानसून इंग्लिश में कहते हैं, वो भी आपको इंग्लिश के टर्म भी थोड़े थोड़े याद रहने चाहिए जिससे कि आपको कभी जरूरत पड़े तो अच्छा मतलब लिखने में आसानी रहेगी। देखिए मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ शेष समस्त भारत से निर्वर्तित हो जाता है। लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से
जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। देखिए मानसून के निवर्तन की जो ऋतु उसके बारे में देखते हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है, जिसे मानसून के निवर्तन की ऋतु या मानसून की वापसी भी कहा जाता है। सितंबर के अंत में सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है और इससे दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर पड़ने लगता है। अगला पॉइंट देखिए, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, मतलब हाई प्रेशर हो जाता है गंगा के मैदान वाले क्षेत्र में, और दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है शिथिल हो जाता है, धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। और ये बात सही भी है, अक्टूबर नवंबर तक बारिश जो है उत्तर भारत में समाप्त हो जाती है। नवंबर तक ठंड भी काफ़ी अच्छी खासी पड़ने लगती है। देखिए आगे देखिए, अब आपको यहाँ मैप में दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के निवर्तन की जो सामान्य तिथियां हैं वो किस प्रकार से जो है धीरे धीरे बारिश जो है खत्म होने लगती है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरुआत हुई है, इस एरिया में जो है 15 सितंबर से शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे देखिए 1 सितंबर से, फिर देखिए यहाँ पर 1 अक्टूबर से, और फिर धीरे धीरे देखिए 15 अक्टूबर और 1 नवंबर, फिर 15 नवंबर, 1 दिसंबर, 15 दिसंबर, मतलब 15 दिसंबर तक संपूर्ण भारत से जो है मानसून खत्म हो जाता है। अब देखिए आगे देखेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर के चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, कि अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है और इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में सुनामी आई थी। अब देखिए मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब ये भी क्रम के जैसी होती है, जैसे क्रम वाइज में आता है वैसे क्रम वाइज में जाता है, जो सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से मानसून के लौटने के साथ प्रारंभ होती है और इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा मैदान, मध्यवर्ती भूमियों से लौट चुका होता है। अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है तथा नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। चलिए दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीपीय से पूरी तरह से हट चुका रहता है। अब देखिए अगला पॉइंट, कि उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है और इसे सामान्य क्वार की उमस या कार्तिक मास की उमस के नाम से जाना जाता है, जिसमें बड़ा अजीब तरीके से मौसम हो जाता है उसमें। अब देखिए अक्टूबर ऊष्मा से आपका क्या तात्पर्य है उसको देख लेते हैं। देखिए अक्टूबर में सूर्य के दक्षिणायन होने से सूर्य ताप की मात्रा घटती है, परंतु धरातल में अवशोषित ऊष्मा दीर्घ तरंगी विकिरण के रूप में निष्पान होती है। यह विकिरण संपर्क में आने वाली वायु की गर्म करती है और चूंकि मृदा में आर्द्रता अधिक होती है इसलिए वायु में भी आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दम घोटूपन उत्पन्न होता है। अब देखिए अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है और तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून निवर्तन की ऋतु में उत्तरी भारत में शुष्क मौसम होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, की उत्तरी भारत में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होने लगती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और इस समय आकाश जो है स्वच्छ हो जाता है। आगे देखिए कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है उत्तरी मैदान में वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, मतलब बारिश जो है ज़्यादातर यहाँ पे होती है जो इधर से आती है हवाएं, और फिर जैसे जैसे ये इधर जाने लगता है तो इधर बारिश जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वही लिख रहा है, उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है और ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। अगला देखिए, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान एवं माल की हानि होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपके चक्रवात होते हैं वो इन्हीं एरियाओं में ज़्यादा आते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और
इन एरिया में। अक्सर आपने न्यूज़ सुना भी होगा कि इधर बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं, इधर बहुत कम चक्रवात आते हैं, सामान्यतः कभी कभार आ गए तो आ गए, नहीं तो सबसे ज़्यादा चक्रवात जो है इसी एरिया में ज़्यादा उठते हैं। देखिए कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं और कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। अब देखिए कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के तट से भी टकराते हैं और ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था। चलिए आगे देखिए, लौटती हुई मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। यहाँ अक्टूबर और नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। देखिए याद रखिएगा कि जो हवा जहाँ से उठती है उसका नाम उसी के आधार पर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए इधर से उठेगी तो इसको उत्तर पश्चिम बोला जाएगा, ठीक है। इधर से उठेगी तो इसको जो है दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग अपना टॉपिक जो है मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो देखिए मानसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। क्योंकि भारत की लगभग 65% आबादी भारत मानसून के लिए कृषि पर निर्भर है, जो मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पर आधारित है। देखिए अगला अगला पॉइंट, मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता के अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में सूखा अथवा बाढ़ का कारण बनती है। देखिए अगला पॉइंट कि भारत में कृषि की समृद्धि वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके पर्याप्त वितरण पर निर्भर करती है। यदि वर्षा नहीं होती तो कृषि पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के साधन विकसित नहीं हुए हैं। अगला पॉइंट देखिए, मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या का उत्पन्न करता है और इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऊपरी परत जो है वो बह जाती है, जिससे कि निचली परत जो है थोड़ी सी कम उर्वर होती है। अगला देखिए पॉइंट कि उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली शीतकालीन वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है और भारतीय जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र और आवासों की विविधता में परिलक्षित होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कैसा भोजन है आपका, उसमें फिर देखिए आप गुजरात साइड जाएंगे वहाँ कैसा भोजन है, आप मध्य गंगा में आएंगे वहाँ के भोजन। तो यही विविधता जो है ये भारतीय जलवायु की क्षेत्रीयता के कारण ये बटी हुई है। अब देखिए मानसून विच्छेद क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद अथवा वर्षा में विराम कहा जाता है। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है और इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाली इस विराम का कारण मानसून का गर्त एवं अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण निर्धारित होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती है एवं जानमाल की भारी क्षति भी पहुंचती है। अगले पॉइंट को देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। अगले पॉइंट को देखेंगे कि यह गर्त निम्न दाब के मानसूनी गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में जो है सूखा पड़ जाता है और ये कई बार देखने को भी हमें मिला है। अगले पॉइंट में देखते हैं। देखिए इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है और इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। अब देखिए विभिन्न क्षेत्रों में मानसून विच्छेद के क्या कारण है उनको भी देख लेते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। अगला पॉइंट ये जो क्या कहते हैं विच्छेद के कारण है मानसून विच्छेद के, कि पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब
आर्द्र पवने तट के समानांतर बहने लगती है, समानांतर मतलब पैरेलल बहने लगती हैं। और तीसरा तब होता है जब राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा कराने की विलोमता वर्षा कराने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। अब देखिए ऋतु भी जो है किस प्रकार से हमारे देश में उनके बारे में देखते हैं। देखिए मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है और इसी विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप को ऋतु कहा जाता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है और विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों से भिन्नताएं अवश्य होती हैं। मतलब जो आपके तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरियाज, वहाँ पर जो है तापमान का अंतर बहुत कम होता है गर्मी ठंडी में। लेकिन आप जैसे जैसे आप उत्तर भारत की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पे तापमान का अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए ऋतुओं के प्रकार कितने हैं भारत में। देखिए भारतीय परंपरा के अनुसार एक वर्ष को द्विमासिक मतलब 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। अब देखिए भारत की परंपरागत ऋतुएं कौन कौन सी है उनको देखिए। तो देखिए ऋतु जो है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो देखिए इनका हिंदी महीने के हिसाब से दिया गया है चैत्र वैशाख में, जो कि आपका मार्च अप्रैल के बीच में आता है। और ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़, जो मई जून वाला समय है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून में। और कई आषाढ़ में तो बारिश शुरू हो जाती है। फिर आपका श्रावण और भाद्र आता है, जुलाई अगस्त, ये पूरा बारिश वाला महीना होता है, वर्षा का महीना। फिर आपका शरद आश्विन कार्तिक, जो सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। फिर आपका हेमंत, जो मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर में। और फिर आपका जो ठंडी का शिशिर, जो माघ फागुन में, जनवरी और फरवरी में पड़ता है। तो देखिए अगला पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि ऋतुओं के प्रकार में उत्तरी एवं मध्य भारत में लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आ रहा ज्ञान है। देखिए ऋतुओं की उपयुक्त व्यवस्था दक्षिण भारत की ऋतुओं से मेल नहीं खाती, जहाँ ऋतुओं में थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। देखिए मौसम वैज्ञानिक वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटते हैं, जो वैज्ञानिक स्तर पे जैसा बताया गया है। एक है शीत ऋतु, जो 15 दिसंबर से 15 मार्च। एक ग्रीष्म ऋतु, जो 16 मार्च से 15 जून तथा कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ होती है। तीसरा है मानसून का आगमन, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ, तथा वर्षा जो 16 जून से 15 सितंबर की ऋतु होती है। और चौथा है आपका मानसून की वापसी, जो मानसून का निवर्तन कहा जाता है, या उसको हम लोग शरद ऋतु कह ले, 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। अब देखिए यहाँ नोट दिया गया है कि ये तिथियां एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसूनी पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में कुछ होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। मतलब कई बार देरी से आती है, कई बार बहुत ही जल्दी आ जाती है, तो ये प्रभाव करता है। अगला देखिए अब हम देखेंगे शीत ऋतु के बारे में। अब जो है हम लोग इस जो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और वापसी जो है, इनको एक एक करके डिटेल में अब हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है कि इसमें तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए आमतौर पर उत्तर भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य से आरंभ होती है और भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है एवं रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब और राजस्थान में हिमांक मतलब जमा देने वाली ठंड, जो 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और शीत ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। अब वो 3 कारण कौन कौन से, देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। अगला देखिए कौन से कारण, देखिए निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और तीसरा है कि फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती हैं और ऐसे अवसरों पर देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला एवं कोहरा भी पड़ना शुरू हो जाता है। अगला देखिए प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित ऋतु नहीं होती। तटीय भागों में भी समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के वितरण प्रतिरूप में शायद ही कोई बदलाव आता हो। उदाहरणतः तिरुवनंतपुरम में जनवरी के मध्य अधिकतम तापमान जो 31 डिग्री सेल्सियस रहता है और जबकि जून में जो है यह 29.5 डिग्री सेल्सियस जो है पाया जाता है। देखिए बहुत कम गैप है, आप देख सकते हैं। इसलिए जो समुद्र के किनारे पे जो हमारे देश राज्य है, उनमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी ठंडी नहीं पड़ती है। अगला देखिए पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के
बीच होता है। इस ऋतु में दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। अगला देखिए, वायु दाब और पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायु दाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के ऊपर उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायु दाब केंद्रित स्थापित हो जाता है। इस उच्च वायु दाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव हो जाता है और इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकास होना है। अगला पॉइंट है कि मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातली पवनें भारत में शुष्क महाद्वीप पवनों के रूप में पहुंचती हैं और ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं होती है। अगला पॉइंट देखिए, कई बार तो इसकी स्थिति खिसककर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है और परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिम पवनों के प्रभाव में आ जाता है। अगला पॉइंट, गंगा घाटी में इनकी दिशा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हो जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में इनकी दिशा उत्तरी हो जाती है। भू आकृति के प्रभाव से मुक्त इन पवनों की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्पष्ट तौर पर उत्तर पूर्व की ओर होती है। अगला देखिए पॉइंट कि दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर, ठीक है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है और इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना होता है। उच्च दाब से आपको मैं बताया था ये हाई प्रेशर होता है। आगे देखिए, दक्षिणी भारत में वायुदाब इतना अधिक नहीं होता और 1019 मिलीबार जो प्रेशर रहता है, मतलब औसतन जो 1019 या कह लीजिए 1013 मिलीबार की संभार रेखाएं उत्तर पश्चिमी भारत तथा सुदूर दक्षिण से होकर गुजरती हैं। परिणाम स्वरूप उत्तर पश्चिमी उच्च वायुदाब क्षेत्र से दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। इसी के साथ शीत ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं जो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर कुछ मात्रा में वर्षा होती है क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, तो कभी कभार कुछ मात्रा में वर्षा हो जाती है, वैसे सामान्य तौर पर शुष्क मौसम रहता है। देखिए, शीतकालीन मानसूनी पवनों का स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण शीत ऋतु में अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती और क्योंकि इन पवनों में नमी बहुत कम होती है, स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है। शीतकाल में वर्षा, जिसे राजस्थान में मावट कहा जाता है, कि कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। जितना होती है उतना वो वहाँ के लिए पर्याप्त है। प्रायद्वीपीय भारत भाग में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यह तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवातीय अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिमी एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है। भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि आपके राजस्थान और पंजाब मुख्यतः है, वहां पर शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होती है। ठीक है, जो भूमध्य सागर से जो हवाएं उठती हैं और कैस्पियन सागर और ईरान की खाड़ी से गुजरते वक्त जो है जो हवाएं आती हैं उनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिनको कहते हैं उनके कारण यहाँ पर जो है बारिश होती है। कहाँ? राजस्थान और पंजाब में। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों का ही एक भाग है जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रभावित होते हैं, ठीक है, प्रवाहित होते हैं और वर्षा कराते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में भी आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। देखिए अगला पॉइंट कि ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं जिससे तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी वर्षा होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा और नदियों के घने बसे डेल्टाई प्रदेशों को इन तूफानों से सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। अगला पॉइंट देखिए, कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इन्हीं अवदाबों और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। अगला देखिए, अब जो है आपका शीत ऋतु जो है यहीं पे समाप्त होता है टॉपिक।
अब अगला टॉपिक हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, जिसको समर सीजन कहते हैं। अब देखिए इसमें तापमान पर क्या अंतर पड़ता है। देखिए मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई व जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप से ग्रीष्म ऋतु होती है। भारत के अधिकांश भागों में तापमान 30 से 32 डिग्री तक पाया जाता है। मार्च में, अगला पॉइंट, मार्च में दक्कन पठार पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में यह तापमान 38 से 46 डिग्री के बीच पाया जाता है। मई में ताप की यह पेटी और अधिक उत्तर में खिसक जाती है, जिससे देश के उत्तर पश्चिमी भागों में 48 डिग्री का तापमान, उत्तर पश्चिमी से आपका अधिकतम क्या कहते हैं, आपका राजस्थान का भाग और पंजाब के भागों को लिया जाता है। खासकर 48 डिग्री तक तापमान जो है राजस्थान में कई बार 50 भी पहुंच जाता है, वहाँ के आसपास का होना सामान्य बात होती है। अगला देखिए टॉप पॉइंट कि मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक निम्न दाब का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और दक्षिणी भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है, ठीक है, मतलब कि हल्की होती है, क्योंकि समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान लगभग स्थिर रहता है। अतः दक्षिण में तापमान जो है 26 से 32 डिग्री के बीच रहता है। पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री से भी कम रहता है। अब देखिए अगला देखते हैं। देखिए जो ये डार्क में किया रहता है, इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस किया करिए, जिससे कि आपके लिए फायदा रहेगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से मतलब यहाँ से इस तरीके से रहती है, यहाँ से ऐसे, लेकिन मैंने आपको बताया था जहाँ से हवा शुरू होती है वहीं से उसका नाम पड़ता है, इसलिए हम इनको दक्षिण पश्चिम हवाएं कहते हैं। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर प्रभावित होती है, और शीतकाल में जो होता है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये बहती हैं, मतलब इधर से इस तरफ से, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की हवाएं प्रवेश करती हैं, और तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैली है, जो प्रमाणित करती हैं कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों से भीतर की ओर बढ़ता है। और गर्मी के महीनों में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है, जो 26 डिग्री से नीचे नहीं पहुंचता है। देखिए राजस्थान के चूरू जिले में जून के महीने में किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री अथवा इससे अधिक हो जाता है, और राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, इसलिए आप वहाँ के लिखा था शुरुआत में कि मानसून की क्षेत्रीयता के आधार पर वहाँ के आपको क्या कहते हैं कपड़ों में भी देखेगा, तो इसलिए वहाँ के लोग जो है काफ़ी पगड़ी बांधते हैं सर पे, और काफ़ी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जिससे कि वो धूप से बच सके। देखिए आगे देखिए वायु दाब और पवनों का क्या मेल जोल रहता है। देखिए जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायु दाब पेटी, जिसे अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है, और इस समय तक पश्चिमी जेट प्रभाव भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने पाया कि ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। ITCZ निम्न वायु दाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए भारत में सितंबर माह से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना है, और इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसूनी पवनें बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषकर चेन्नई में वर्षा करती हैं, और उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु को कुल वर्षा का 50 से 60% भाग प्राप्त होता है। देखिए अगला पॉइंट कि दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु संहति MT विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशा में कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है, और यही आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती है। वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ को इंग्लिश में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है की स्थिति पवनों के धरातली संचरण को आकर्षित करती है, जिनकी दिशा पश्चिमी तट, पश्चिमी बंगाल के तट तथा बंगाल के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी होती है। उत्तरी बंगाल और बिहार में इन पवनों की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी होती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून की ये धाराएं वास्तव में विस्थापित भूमध्य रेखीय पछुआ पवन है।
अगला पॉइंट देखिए, उत्तर पश्चिम में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के केंद्र में दोपहर के बाद शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं, जो कई बार आधी रात तक चलती रहती है, और इन गर्म हवाओं को यहाँ के स्थानीय नाम लू के नाम से जाना जाता है। और मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियों का चलना एक आम सी बात होती है। कई बार लो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण आंधियाँ चलती हैं और उसके बाद एक वर्षा हो जाती है और माहौल जो है ठंडा हो जाता है। ये अस्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी से कुछ राहत दिलाते हैं, क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और शीतल हवाएं भी लाते हैं, और ये जो उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं वो इसको आमतौर पर काफ़ी महसूस करते रहते होंगे। देखिए, इस मौसम में वैशाख के महीने में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, इसलिए पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ विशेष जो बारिश होती हैं इस महीने में, ये आम जो लगते हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, तो महाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। अगला देखिए, शुष्क एवं आर्द्र वायु सहितियों के अचानक संपर्क में स्थानीय स्तर पर तेज तूफान पैदा होते हैं, और इन स्थानीय तूफानों के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कि ओले भी आते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लाए गए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों के मार्ग में आने वाले भाग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग कहलाते हैं। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान, जैसे कि आपका पहला है आम्र वर्षा। देखिए, कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पर्व होने वाली वर्षा फुहार होती है, और स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मैंगो शावर कहते हैं, क्योंकि यह आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, और इसी वर्षा से आम की बोरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, और अतः आम की फसल जो है अच्छी होती है। अगला देखिए, फूलों वाली बौछार। तो इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। अगला है आपका काल बैसाखी। जैसा हमने पढ़ा, ये पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्र में होती है। तो ये असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें, और इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके स्थानीय नाम काल वैसाखी से लगाया जा सकता है। इसका अर्थ वैसाख के महीने में आने वाली तबाही है, और चाय, पटसन और चावल के लिए पवनें अच्छी मानी जाती हैं। अगला जो है लू, जो उत्तर भारत और इनके अगल बगल राज्यों में उत्तर भारत में विशेषकर चलती है। तो ये उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं, और दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता जो है अधिक रहती है। अगला देखिए, वर्षा का वितरण किस प्रकार से हमारे देश में है, और ये बहुत असामान्य वितरण है। देखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत है। देखिए, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? देखिए, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है, और यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अगला है आपका मध्यम वर्षा के क्षेत्र। गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगला है न्यून वर्षा के क्षेत्र, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और अपर्याप्त वर्षा के जो क्षेत्र है वो आपके प्रायद्वीप के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 से सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा होती है। तो आप देख सकते हैं मैप के रूप में यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे ये जो काला वाला भाग है, यहाँ पे 400 से अधिक वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट है, और इसके जो इधर वाला ढलान होता है, जो इधर वाला, इधर जो है ज़्यादा वर्षा होती है, और इधर जो है लगभग मान लीजिए सूखा ही रहता है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे आपका ब्लैक में किया गया है। और आपके जो इधर कुछ भाग है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र, जैसे आपके यहाँ से हिमालय का आ जाता है ऐसे भाग, और यहाँ पे आपकी गैरो खासी जयंतिया वाला भाग है,
तो यहाँ से टकराकर जो पहाड़ का जो हिस्सा है यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा सघन हो जाते हैं और इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय में, ये वही मासिन राम वाला एरिया है। अगला जो आपका पोर्शन है ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में, और ये जो कुछ भाग है यहाँ पर जो है आपके 300 से 400 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और ये जो लगभग ये वाला भाग है यहाँ पे 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो आप देख सकते हैं मैप में किस प्रकार से वर्षा का वितरण हुआ है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो चुका है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।